हेलो दोस्तों। कैसे हो यार सभी लोग। अपन वेक्टर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपने आना। और उसमें अपन ने अपनी 4 लेक्चर पढ़ लिए, जिसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का बीच का एंगल, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वो सब कैलकुलेट कर लिया। 3D में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट लेक्चर अपन ने वेक्टर एडिशन का देखा था। वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से। एक तो हमने ग्राफिकल मेथड में देखा कि जो अपन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एडिशन को। और हमने फिर कल वो सॉरी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने देखा कि जो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर लो है, ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन, उसका एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिक्स कैसे करी जाती है, उसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आज अपन आगे का पार्ट पढ़ेंगे और वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कंबाइन जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जो कल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा, उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे। और कुछ एप्लीकेशंस फिर अपन करना सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, कि हम जो फिजिक्स में पढ़ेंगे उसमें, या फिर अभी तक जो तुमने 10th क्लास तक पढ़ा उसके क्या चीज़ें हम वापस से इसी चीज़ों में, इन्हीं वेक्टर एडिशन के थ्रू हम इसी के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो वेक्टर है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्ट डिस्टेंसेस को जो कैलकुलेशन है उसको हमने वेक्टर का नाम दिया हुआ है। और जो एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन के साथ में हम डील कर रहे हैं, तो है तो एक तरीके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है अपना, डायरेक्शंस के साथ में चल रहे हैं और डायरेक्ट डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं इनिशियल फाइनल की, है ना। तो भाई लेक्चर पूरा देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में सारी चीज़ें 1 बाय 1 जा करके ओपन होने वाली है ना। बाकी अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो मैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें यार, है ना, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे अपना जो भी इशू हो वो तुम शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे अपना डाउट ग्रुप है, माफिया डाउट क्लास ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर तुम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। साथ ही फिजिक्स माफिया का अपना जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे सारे लेक्चर के नोट्स वगैरह और क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती है। और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है कि अपन रियल लाइफ में भी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करते होते हैं हम। मान लो कि 4 - 2 कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। हम नंबर सिस्टम में 0 से 1 2 3 4 गए, और फिर वहाँ से 4 जाने के बाद में 3 और 2 तक वापस आ गए, 2 स्टेप वापस आ गए, तो हम फाइनली 2 पे पहुँच गए। यही कर रहे होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। हम जो वैल्यू हमारी है वहाँ उसमें से हम पीछे की तरफ आ जा रहे हैं। या फिर मैं बोलूँ कि एक तरीके से 4 में हम -2 को ऐड कर रहे हैं। दोनों सिनेरियो क्लियर है कि जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो हम एक नेगेटिव नंबर का एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, हम नेगेटिव नंबर का एडिशन कर रहे होते हैं। नेगेटिव नंबर का एडिशन ही सब्ट्रैक्शन कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे होगा नेगेटिव वेक्टर्स, किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, और अगर उस नेगेटिव वेक्टर को किसी में ऐड करोगे तो वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उसका। समझ में आ गई कि यार। तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट addition of negative vector. Similarly for vectors, subtraction nothing but addition of negative quantity. और सिमिलरली वेक्टर के लिए बोला जा सकता है कि सब्ट्रैक्शन इज एडिंग ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना सब्ट्रैक्शन कहलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर हैं तुम्हारे पास में, ए एंड बी, तो जो ए माइनस बी तुम लिखोगे सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करोगे बी वेक्टर को ए वेक्टर में से, उसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर प्लस -b वेक्टर। यानी कि तुम एडिशन ऑफ -b वेक्टर लिख सकते हो, एडिशन ऑफ -b वेक्टर लिख सकते हो ए वेक्टर के अंदर। इसको लिखा जा सकता है a - b, इसको सब्ट्रैक्शन का वेक्टर बोला जाएगा, a - b का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जैसे 2 a और b वेक्टर्स हैं, इनके लिए हमें -b करना होगा और उसको a में ऐड करना होगा। इसको लिए करना क्या पड़ेगा, अगर हमें ए वेक्टर है हमारे पास में, बी वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -b वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। -b वेक्टर यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाना, 1 बाय 1 चीज़ें सुनते जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। मैं बहुत स्लो रुक रुक के नहीं बोलूँगा चीज़ें, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, वीडियो ही लेंथी होती है। तुम्हें अगर कोई चीज़ दोबारा समझनी हो तुम रिवर्स करके समझ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इतनी भी बहुत स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा, और जो भी बताऊंगा अगर तुम ध्यान से सुनते रहोगे तुम्हें डाउट आएगा नहीं, तुम्हें पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनते रहना ना। ए वेक्टर है, अब हमें बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमें ए -b निकालना है, नहीं हमें -b वेक्टर उसमें ऐड करना है। -b वेक्टर ऐड करने के लिए हमें -b वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स करना है ना। आई कैप को माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स हो गया। जे कैप को माइनस मल्टीप्लाई करा, माइनस जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर था, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे हम पहले हम करेंगे
ड्रॉ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ड्रॉ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर एंड देन फाइंड रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। सबसे पहले तो बी वेक्टर को रिवर्स करेंगे, फिर उसका ए वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट यानी एडिशन। तो ए वेक्टर का माइनस बी के साथ रिजल्टेंट आना है कि ए को माइनस बी में, ए में माइनस बी को ऐड कर देना, ए माइनस बी वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ से अगर हमें ए माइनस बी वेक्टर निकालना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ से हमें ए माइनस बी वेक्टर निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यही रखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमारे पास में। इसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। वेक्टर को रिवर्स करना, घुमा के पलट देंगे, ये पलट दिया, हो गया रिवर्स। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ से ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में होता क्या है कि हम टेल टू टेल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बी वेक्टर था, ऐसा समझ लो, ये हमारा बी वेक्टर था। अब हमारे पास ये जो वेक्टर है ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है। क्लियर है क्या? ये माइनस बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ से बोलूं कि इस माइनस बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, इस माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे ले आऊं और इस ए वेक्टर को मैं यहाँ पे ले आऊं, पैरेलली शिफ्ट कर लेता हूँ, इसको हटा दें, ए वेक्टर को मैं यहाँ पे वापस से ले आऊं, तो इन दोनों को ऐसे लिख लेता हूँ। हाँ, तो अब ये जो वेक्टर बनेगा ये माइनस बी वेक्टर है अपना और ये ए वेक्टर ही है, ये ए वेक्टर ही है। तो इन दोनों, इस पैरेललोग्राम में मैं देखूंगा तो ये वाला जो रिजल्टेंट होगा, ये वाला डायगोनल जो होगा, ये वाला डायगोनल अगर इसको क्लियरली देखेंगे तो ये कौन सा डायगोनल बनेगा बेटा? ये बनेगा ए वेक्टर, यहाँ पे लिखूँ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करेंगे तो ये दोनों टेल से टेल कनेक्ट करें तो टेल से ओपन टेल से, सॉरी जो टेल से टेल जो निकलेगा डायगोनल बिल्कुल सामने की तरफ, वो जो डायगोनल होगा वो तुम्हारा बनेगा रिजल्टेंट। किस किस का? यहाँ पे ए और माइनस बी है तो ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट बनेगा। क्लियर है क्या यार? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल जो तुम्हारा था ए और बी के बीच का, ये एंगल थीटा था। तो ये वाला एंगल की मैं बात करूंगा तो ये टोटल 180 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? ये टोटल एंगल तुम्हारा बचेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर थीटा है तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी 180 माइनस थीटा होगा। सबसे पहली बात तो ये हम इसके बारे में लिखेंगे कि अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है, इफ हम लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा है, देन हम लिख सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, वो बनेगा पाई माइनस थीटा, या फिर बोलूँ 180 डिग्री माइनस थीटा, एक ही बात है। डिग्री में 180 माइनस थीटा, रेडियन में पाई माइनस थीटा। तो अब जो रिजल्टेंट बना, ये रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा सबसे पहली बात तो, ये डायगोनल्स के हिसाब से। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करना है? अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हमें ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, कोस थीटा 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम अब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। देखो ये माइनस बी वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका बी ही है ना। मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँगा माइनस बी वेक्टर का, वो भी है तो बी ही, तो ये लेंथ भी है तो बी ना, जितनी ये लेंथ थी, बस रिवर्स ही तो ही है डायरेक्शन। तो ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इन दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा बेटा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल, जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ ए और माइनस बी, उनके बीच का एंगल थीटा नहीं 180 माइनस थीटा, यहाँ पे रख दो। ये तो सिंपल लैंग्वेज में है, मतलब सिंपल मैथ्स के हिसाब से, आगे और भी समझेंगे दूसरे तरीके से। तो ये 180 माइनस थीटा यहाँ पे थीटा की जगह रख दो, तो जो रिजल्टेंट बन जाएगा, रिजल्टेंट बनेगा किसका? ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कोस थीटा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होता है। कोस 180 पे कोस का कोस ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस। तो कोस 180 माइनस थीटा बन जाएगा माइनस कोस थीटा। इस वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा वो a माइनस बी का रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा बनेगा। यहाँ पे थीटा जो लिखा है ये वाला थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी ही है, ये वाला थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी ही है। या तो हम डायग्राम बनाएं हमेशा और ए और माइनस बी का एंगल लिखें 180 माइनस थीटा, और फिर एडिशन का ही फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर का तो एडिशन ही है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो वो थीटा के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो ये माइनस का 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही बात है, दोनों सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं। क्लियर है क्या यार? तो ये तो ट्राइंगल लॉ की मैथमेटिक्स के हिसाब से ये आ गया रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा बनेगा। लेकिन अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भाई पैरेललोग्राम अगर हम सीखें, हमने ऊपर भी पैरेललोग्राम ही बनाया, ठीक है। ऊपर ट्राइंगल अगर हम बनाते तो ट्राइंगल कैसे बन जाता? हम बोलते हैं कि ये माइनस बी वेक्टर बनता कहाँ पे, हाँ इस वेक्टर को हम यहीं के नहीं रखते, ऊपर ही रख लेते हैं। हम इस वेक्टर को माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे रख लेते हैं, और फिर ध्यान से देखना ये माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करने वाला ये वेक्टर, यही तो वेक्टर बनता है ये। समझ में आ गई क्या बात? या फिर ऐसा समझ लो हमने वही तो किया है यहाँ पे भी, हम इसको एक वेक्टर समझ लें, इसको एक वेक्टर समझ लें, तो ये वेक्टर के लिए ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ही तो निकाला हमने, इस ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ही तो निकाला है। कौन सा? ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, हेड टू टेल कनेक्ट करा, फिर ओपन हेड से ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ रिजल्टेंट बना दिया, तो ये ए माइनस बी वेक्टर बन गया। अब अगर पैरेललोग्राम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ दिखाने हो, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ दिखाने हो तो हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा है, इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम। तो ध्यान से देखो, ये ए और बी है भाई, बी को इसके पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा और ए को उसके पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा। अब जो पैरेललोग्राम बना, ये पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, इनको मैं डैश लाइन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे, है ना। तो ये एक्चुअल में ये बी वेक्टर ही है और ये ए वेक्टर ही है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ से ए और बी के टेल से ए और बी के हेड तक जाने वाला ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर बेटा बनेगा कौन सा? ये वेक्टर बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें माइनस बी करना पड़ेगा, यानी कि इस वेक्टर को रिवर्स करना पड़ेगा, इस वेक्टर को रिवर्स करना पड़ेगा। ये लो, ये कर दिया हमने, और यहाँ पे रख दो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब एक पैरेललोग्राम नीचे भी बन जाएगा, तो सेम लेंथ के पैरेललोग्राम नीचे भी बन जाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को सामने नीचे भी पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो रिजल्टेंट होगा कौन सा वाला, ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये वाला रिजल्टेंट होगा बेटा किसका? ए और माइनस बी का। ये किस किस का रिजल्टेंट है? ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। यानी कि इस डायगोनल में, इस पैरेललोग्राम में, ऊपर वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाला पैरेललोग्राम ये दोनों आइडेंटिकल पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली यहाँ की साइड इसके बराबर है। तो अगर मैं नीचे वाले पैरेललोग्राम को किसी तरीके से, किसी तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ध्यान से देखो एग्जैक्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और ये जो दूसरा पर्पल कलर का जो वेक्टर है ये इसका दूसरा डायगोनल बन रहा है। ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे तब भी हमने जो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम लिखते थे a प्लस बी इक्वल टू सी वाला जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, उससे भी हमने देखा था कि एक डायगोनल एडिशन बनता है तो दूसरा सब्ट्रैक्शन बनता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बना दें इसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी को उठा लेते हैं और इसको ओवरलैप करवा देंगे, है ना। हम इस डायगोनल के अंदर, इस पैरेललोग्राम के अंदर इस डायगोनल को उठा करके सीधा सा सिर्फ इस डायगोनल को ही उठा लेते हैं, पूरा वो उठाने की जरूरत कहाँ है पैरेललोग्राम, क्योंकि नीचे सब सेम ही है। हाँ, इसको उठाते हैं। एक डायगोनल a प्लस बी है, दूसरा डायगोनल a माइनस बी है। इसको मैं बोल देता हूँ डायगोनल D1 और इसको मैं बोल देता हूँ डायगोनल D2। समझ में आ गई बात? तो एक डायगोनल D1 प्लस a प्लस बी बन रहा है और एक डायगोनल a माइनस बी बन रहा है D1 D2। एक एडिशन का रिजल्टेंट बन रहा है, एक सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट बन रहा है। तो पैरेललोग्राम से हम ये सीधे सीधे देख सकते हैं, और ये रिजल्ट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें याद रखना है कि पैरेललोग्राम में
अगर ए और बी को रिजल्टेंट में पैरेललोग्राम लॉ से निकाल रहा हूँ तो ये एक तो बीच वाला डायगोनल तो एडिशन का होता है और दूसरा वाला सब्ट्रैक्शन का होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन किस तरीके का, जिस तरफ से जिस तरफ जा रहे हैं, एरो जिस तरफ है, फाइनली ए की तरफ है तो ए माइनस बी बनेगा। लेकिन अगर एरो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, तो फिर वो बी माइनस ए बनेगा, क्योंकि इसका उल्टा देखो, ए माइनस बी का उल्टा इधर बनेगा, ए माइनस बी का उल्टा बी माइनस ए बनेगा। तो जिधर की तरफ एरो होगा ना, फाइनल वेक्टर वो होगा माइनस इनिशियल वेक्टर कर देना है, वो रिजल्टेंट बनेगा सब्ट्रैक्शन का। या फिर ट्रायंगल लॉ से निकाल लेंगे कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर होगा, तो ये डायगोनल किसके बराबर होगा, ये माइनस ये। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन निकला अपने पास में, अपन ने जो भी किया उसका जो कंक्लूजन है हमारे पास, वो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स एडिशन, क्या, वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स एडिशन एंड द अदर गिव्स सब्ट्रैक्शन, क्या, अदर गिव्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक डायगोनल तो एडिशन देता है और दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन देता है, दोनों का। क्लियर है क्या यार? या तो ए माइनस बी देगा या बी माइनस ए, किस तरफ तुम दूसरे डायगोनल का एरो रखते हो उसके हिसाब से हमें ए माइनस बी या बी माइनस ए मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर, और एक डायगोनल हमें एडिशन दे ही देगा। ये रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे थोड़े। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, है ना, उसका मैग्नीट्यूड है 5 और 4, तो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री भी है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। सिंपल जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा उसका एप्लीकेशन है। हमने एडिशन का जो फॉर्मूला ड्राइव कर रखा था, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, अगर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स दे रखा हो तो। ये देखा था ना। इनमें से ए का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है कितना, 5, और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें 4, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स 60 डिग्री। तो ये सिंपल एप्लीकेशन हमने करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले का, उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। एक बार खुद से ट्राई कर लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के फॉर्मूले से लगा करके वैल्यू निकालना और फिर मेरे सॉल्यूशन को देख करके वेरीफाई कर लेना। ये इक्वल टू बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये बन जाएगा कोस 60 डिग्री। कोस 60 होता है हाफ, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 5 4 जा 20 इंटू 2 40 इंटू कोस 60 हाफ, तो ये 20 ही बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ कितना बन जाएगा 45, 20 प्लस 25 45 प्लस 16, तो 60 45 प्लस 6 51 प्लस 1 16, स्क्वायर रूट ऑफ 61 क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट। इतना मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का बन जाएगा 4 और 5 के दो वेक्टर जिनका एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है 60 डिग्री है। अब अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन देखना चाहूँ, पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट है सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा है, तो उनका सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये सब्ट्रैक्शन का जो अपना वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बनता है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में कोस 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा ही रखा जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब ये बनेगा वो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, इस बार ये बन जाएगा जो प्लस का 20 बन रहा था 40 इंटू 1/2, इस बार माइनस का 40 इंटू 1/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 20 तो 5 बन जाएगा प्लस 16, तो ये कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 यूनिट्स। समझ में आ गई क्या यार? कोई समस्या है क्या? हाँ, ए और बी की जो भी यूनिट है उसके हिसाब से इसकी भी यूनिट आ जाएगी। मीटर है तो मीटर, न्यूटन है तो न्यूटन, जो भी है। क्लियर है? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले को हमें इस तरीके से यूज में लेना है। तो इसका एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। ये सोल्व करो। एक कार है जो मूव कर रही है नॉर्थ साइड में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, और एक शार्प टर्न लेती है, एक पॉइंट पे आकर के शार्प टर्न लेती है ईस्ट की डायरेक्शन में, और स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सेम ही है। तो हमें चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी बताना है। क्वेश्चन लिखो और सोल्व करो, और फिर मैं जो कर रहा हूँ उसका सोल्यूशन देखो वापस आकर के, ताकि अपना आंसर मैच कर पाओ तुम।
इसमें हमें कंडीशन ये गिवन है, क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है इस तरीके से कि कार है, पहले नॉर्थ में चल रही है, पहले चल रही है नॉर्थ में, फिर पहले चल रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, फिर एक जगह पे आकर के और शार्प टर्न लेती है राइट में, ईस्ट में। पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में थी, अब ईस्ट की डायरेक्शन में, इस तरफ। तो इनिशियली इस तरफ चल रही थी, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा, फाइनल इस तरफ चल रही तो इस तरफ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं तो इनिशियल स्पीड भी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड भी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पहला पार्ट चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, देखो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है हमें पता है, और मैग्नीट्यूड चेंज हुआ नहीं वेलोसिटी, यानी कि स्पीड चेंज हुई नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी का तो सब्ट्रैक्शन, वो तो डायरेक्शन उसमें मैटर करेगी नहीं, चाहे किधर भी चले जाओ। स्पीड अगर 10 है, मैग्नीट्यूड 10 है तो 10 ही रहेगा, और अगर 20 है तो 20 ही रहेगा। यहाँ पे दे रखा हमें 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको लिख देंगे, ये 20 है, देखो 10 नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो चेंज इन स्पीड कितना बन जाएगा, डेल्टा वी, ये वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, 20 माइनस 20, चेंज इन स्पीड आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, ये करेक्ट आंसर है इसका। सेकंड पार्ट चेक करो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो डेल्टा वी, अगर मैं वेक्टर लिखूं तो डेल्टा वी वेक्टर आएगा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। इसके लिए हमें वी इनिशियल और वी फाइनल वेक्टर लिखने पड़ेंगे। इनिशियली जो तुम्हारा वेक्टर था वेलोसिटी का, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी मैग्नीट्यूड 20 था, और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो हम इसको लिख देंगे 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। फाइनली जो वेक्टर जा रहा है तो फाइनल वेक्टर वेलोसिटी का वेक्टर बन जाएगा वही सेम स्पीड 20 से, लेकिन इस बार जा रहा है ईस्ट में, तो हम लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। क्लियर है क्या? इतना ध्यान से देख लो, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे तो हो ही जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए डेल्टा वी हम लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आ गई बात? क्या लिखेंगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमारे लिए ये वी फाइनल, ये वी इनिशियल वेक्टर है और ये वी फाइनल वेक्टर है, ठीक है। ये वी इनिशियल वेक्टर और ये वी फाइनल वेक्टर। हमें करना वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। ये निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट माइनस 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, यानी कि जो 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ था उसको माइनस करना है, या फिर बोलो इनिशियल वेलोसिटी को जो है वो माइनस करके ऐड करना है फाइनल वेलोसिटी में। तो एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी तो जिधर है उधर की तरफ ही रहेगी। हमें करना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी डायरेक्शन को करना है दोस्त रिवर्स। क्या करना है? रिवर्स। और जैसे ही मैंने ये रिवर्स करा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ये बन गया माइनस का वी इनिशियल। क्या बन गया? माइनस वी इनिशियल। और हमें अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये इसके लिए हमने पैरेललोग्राम बना लिया, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के एक रेक्टेंगुलर सा तुम्हारा वो बन जाएगा पैरेललोग्राम, और इसमें रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल बनेगा, इसमें दोनों की साइड्स भी इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड ये भी 20 है मैग्नीट्यूड में, ये भी 20 है, तो ये एक तरीके से स्क्वायर ही बन जाएगा। वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल का रिजल्टेंट इधर होगा, ये बनेगा तुम्हारा डेल्टा वी वेक्टर। दोनों का रिजल्टेंट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का रिजल्टेंट डेल्टा वी वेक्टर ही है, यानी ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर है। तो इसकी जो लेंथ बनेगी वो तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और ये डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्योंकि ये 20 और 20 हमने पढ़ रखा है, जब दो वेक्टर का मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है 45 डिग्री। तो एक तो डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन तो सबसे पहले आ गई कितना, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ 45 डिग्री पे। दूसरी बात, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये 20 ये 20 सारे 20 स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कर देंगे तो ये डायगोनल आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। समझ में आई क्या यार? दूसरी बात, हम यहाँ से भी निकाल सकते थे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा इस वेक्टर का। ईस्ट को मैं आई कैप लिख दूँ, नॉर्थ को मैं जे कैप लिख दूँ, तो इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन
और उसका स्क्वायर रूट लूँगा तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो जो डेल्टा वी वेक्टर बनेगा, डेल्टा वी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 20√2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट या फिर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कोई समस्या थोड़ी इस बात में? ध्यान से देख लो यार, एक भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो उसको रिवर्स करके जरूर देख लें, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने बता ही रखा है @physics माफियाज डाउट किलर्स, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप है, वहाँ पे आकर के तुम अपने डाउट रिजोल्व कर सकते हो। वहाँ पे 24/7 डाउट्स चलते रहते हैं, बहुत से बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो तुम भी आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, रात को 10:30 पे मैं डेली लाइव आता हूँ, जहाँ पे मैं खुद ऑडियो डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ में, उनके डाउट्स का, किसी भी समस्या का जो ज़िंदगी में चल रही हो। साथ में दिन भर वैसे डाउट चलते रहते हैं, मुझे जब भी समय मिलता है मैं दिन में भी रिप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हमने लास्ट लेक्चर में जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला था, a प्लस बी। हमने बोला था दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर a हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड बनता है वो 2a cos θ/2 बनता है। इसको दो तरीके से निकाला था, एक तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, ज्योमेट्री से, दोनों तरीके से निकाला था कि नहीं निकाला था। तो मैं अगर एडिशन की बात करूं, दोबारा से कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री से हम इसको पहले तो यहाँ रख देंगे, तो a मैग्नीट्यूड इसका भी a है और मैग्नीट्यूड उसका भी b है। एंगल ये वाला थीटा बनेगा, कौन सा वाला, a और b के बीच का ये वाला एंगल थीटा बनेगा। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करके बता दूँ। ठीक है, अब ये जो वेक्टर बनेगा ये इनका रिजल्टेंट होगा a प्लस बी। समझ में आ गई क्या बात? a और b का ट्राइंगल लॉस है, ये a वेक्टर ये b वेक्टर, तो ओपन टेल से ओपन हेड को कनेक्ट करने वाला ये a प्लस बी। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि ये दोनों एंगल साइड इक्वल हैं तो इनके आमने सामने वाले ये एंगल भी इक्वल होंगे। हमने देखा था कि यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, जो कि 180 माइनस थीटा के आधे आधे होंगे। ये θ/2 बनता है और ये भी θ/2 बनता है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। कैसे नहीं बनता है? क्योंकि ये 180 डिग्री का माइनस थीटा बनेगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, उसका आधा 90 माइनस θ/2, ये थीटा 90, ये 90 माइनस θ/2, तो ये θ/2। अब देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है तो इसका cos थीटा कॉम्पोनेंट इधर cos θ/2, और इसका मैग्नीट्यूड a है तो इसका भी cos θ/2 कॉम्पोनेंट इधर, तो ये a cos θ/2, a cos θ/2। ये थर्ड या फोर्थ टाइम हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार सीधे काम आता है। इसलिए एडिशन जो बन जाएगा तुम्हारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा 2a cos θ/2। इसलिए मैं बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि ये काम आता है बहुत जगह। दूसरा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर हमें देखना होगा तो हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर देखना पड़ेगा। भाई a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और दोनों को ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ेगा ट्राइंगल लॉ से, अगर हमें देखना है तो ये वेक्टर है b वेक्टर, तो सबसे पहले b वेक्टर हम यहाँ लेके आए। फिर माइनस b वेक्टर करना है तो इसको हम एक तरीके से कॉपी कर लें और इसको पेस्ट करके इसके जस्ट रिवर्स कर दें। क्या कर दें? रिवर्स डायरेक्शन में कर दें। तो ये b वेक्टर का जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ पे रख दिया हमने इसको। ठीक है, ये माइनस b वेक्टर बन गया, और ये माइनस b वेक्टर बन गया तो ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया। किसका? a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का। दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल ऐसे कैसे थीटा है, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ ले आया मैं इसको, तो ये एंगल थीटा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूं, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा यहाँ पे वही सामने मीडियन होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही सामने वाली साइड पे मीडियन होगा और उन दोनों को, उस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो अगर ये टोटल एंगल थीटा था तो ये भी टोटल एंगल थीटा ही होगा, अपोजिट एंगल्स हैं, उसमें से ये दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये θ/2 और ये भी θ/2 बन जाएगा। साथ में ये वाली साइड की अगर मैं बात करूँ, इतनी सी साइड की, तो इस ट्राइंगल में देख लो, अब क्योंकि ये 90 डिग्री डाला था हमने, इस ट्राइंगल में ये a है, तो cos θ/2 वाली साइड में ये वाली साइड a cos θ/2 बनेगी, तो सामने ये a sin θ/2, तो ये a sin θ/2 बनेगा। सिमिलरली ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या बनेगी बेटा? a sin θ/2। सेम
जितनी ये है उतनी ये है, या फिर देख लो इसमें ये θ/2 है तो इस a का cos θ/2 इधर, sin θ/2 इधर। तो जो टोटल a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बनेगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड वो क्या बन जाएगा, 2a sin θ/2। a sin θ/2 प्लस a sin θ/2 क्या बन जाएगा दोस्त, 2a sin θ/2। ये दोनों ही रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए, आसान रिजल्ट है, सीधे याद हो सकते हैं। एडिशन 2a cos θ/2 तो सब्ट्रैक्शन 2a sin θ/2, इसमें कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। चलिए, तो ये दोनों रिजल्ट एक बार दोबारा से देख लो और तुम्हें याद रखने। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और दोनों एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हैं, तो ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड बताओ। समझ में आएगा क्वेश्चन कि ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ए कैप और बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 1 और 1 है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जैसे ए और बी वेक्टर थे, मान लो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर थे, उसी की तरह ये ए कैप और बी कैप है। भाई ए कैप बी कैप ये भी तो वेक्टर ही होते हैं, ए कैप बी कैप भी तो हमारे वेक्टर ही होते हैं। अब अगर ये वेक्टर की बात करूं तो ये जो वेक्टर होते हैं इनमें यूनिट वेक्टर्स होते हैं और इनका जो डायरेक्शन होता है बेटा, वो सॉरी मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इनके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो अगर इनके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो सेम चीज मैंने ऊपर करी थी दोबारा से रिपीट करनी है हमें, इनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल बीच में थीटा है। तो कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आना चाहिए। मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, तुम कैलकुलेट करो इसको। कर लिया होगा यार, है ना। चलो सीधा फॉर्मूला ही था एक तरीके से, अगर तुम्हें डायग्राम बना लिया है तो मैं बताता हूँ, तुम अपना क्वेश्चन पूरा करके और फिर देखना। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो देखो सब्ट्रैक्शन हमें निकालना है, ए कैप माइनस बी कैप का सब्ट्रैक्शन। ए कैप का मैग्नीट्यूड और बी कैप का मैग्नीट्यूड दोनों का ही मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर मैग्नीट्यूड मान लो ए होता तो वो सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का, वो 2a sin θ/2 होता है। बट यहाँ पे जो ए मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा 1 है दोनों का ही। तो ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा, 2 × 1 × sin θ/2। तो ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 2 sin θ/2। जितने भी एंगल पे होंगे उतना θ/2। ये आंसर है इसका, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज ऊपर करी थी वही, बस उसका एप्लीकेशन है एक। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है और आगे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे हम फिजिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स हो गया, जैसे एनएलएम, फ्रिक्शन, फोर्सेज वगैरह जहाँ भी आएंगे पूरे चैप्टर में ही, मतलब पूरी फिजिक्स में जहाँ जहाँ पे जाएंगे हमें वेक्टर से तो डील करना पड़ेगा। हर एक चैप्टर में भर भर के वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में करने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी इनकी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना भी होता है, क्योंकि 11th और 12th पूरे हर एक चैप्टर में तुम्हें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, 2 sin θ/2 इसका रिजल्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करो खुद से एक बार, मैं वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ये भी एक अच्छा सवाल है, मतलब कि थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, अलग टाइप इन द सेंस है तो उसी एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही, बट हाँ एक अच्छी चीज़ सिखा के जाता है ये सवाल हमें। खुद से ट्राई करो लिख करके और फिर सोल्यूशन देखो। सबसे पहले इसमें देखा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ए और बी का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। देखो कैसी बात बोल रहे हैं ना, सुनने में एक बार के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल कैसे हो सकते हैं, बट ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन है जो कि एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एंगल सेम बन रहा होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, एडिशन के समय या सब्ट्रैक्शन के समय देखो ए और बी के मैग्नीट्यूड जो रहेंगे वो तो वही रहेंगे, लेकिन अगर एडिशन के समय और सब्ट्रैक्शन के समय वेक्टर्स के बीच का एंगल सेम बन गया तो उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में सेम ही आएगा। क्लियर है क्या यार। तो बस ये ऐसे सिनेरियो बताना है, हमें बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा कि इन दोनों का एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम हो। सबसे पहले तो ये सुनते ही हमें एक ही ख्याल आता है, पहला मेथड, कि हमें बोल रखा है कि मान लो ए और बी वेक्टर हैं तो इनका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतना ही तो बोल रखा है हमें, तो यही चीज़ करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल करना है ए और माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर, अब रूट आएगा, रूट का दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो एक तरीके से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर सी होगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। रूट हमने हटा दिया दोनों तरफ स्क्वायर करके, और थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर सी है, तो यहाँ से देखो तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस का 2ab कोस थीटा इधर आके ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4ab कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 4ab कोस थीटा, और उधर की तरफ बच जाएगा 0, यानी कि कोस थीटा क्या बन गया 0। कोस थीटा अगर 0 आ रहा है मतलब कि थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कोस 0 कितने पे होता है 90 डिग्री पे, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या बन जाएगा 90 डिग्री। थीटा क्या है दोस्त, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। क्लियर है, जब एंगल थीटा होता है तभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में थीटा रखा जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ग्राफिकल तरीका, हम रिप्रेजेंट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब भी एक साथ बात आए, तुम्हें ये तरीके तो ठीक है, मैथमेटिकल तरीके तो आने चाहिए दिमाग में, तो जरूरी है क्योंकि कम से कम फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। बाकी अगर तुम सही तरीके से बढ़िया तरीके से अच्छे फील लेकर करना चाहते हो कि ऐसा हुआ क्या है, तो तुम्हें ग्राफिकल मेथड याद आनी चाहिए। यानी कि तुम्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक साथ बात आ रही, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ कहाँ आते हैं, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स, एक डायगोनल एडिशन होता है, दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये ए है, ये बी वेक्टर है, तो हमें ए और बी का यही हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। इस पैरेललोग्राम की एक खास बात होनी चाहिए, अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर तो दोस्त बनता है ए प्लस बी, ये वेक्टर तो ए प्लस बी वेक्टर बनता है जिसको डायगोनल D1 बोल दिया, और ये वेक्टर बनता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जिसको हमने बोल दिया D2 डायगोनल। अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, यानी कि D1 डायगोनल का मैग्नीट्यूड इक्वल है D2 डायगोनल के, यानी कि डायगोनल्स मस्ट हैव इक्वल लेंथ। अब देखो ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि हमें बनाने तो पैरेललोग्राम ही है, ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्योंकि अगर हम रोम्बस भी बना दें, दोनों साइड्स को, दोनों एंगल, हम बोलें कि भाई दोनों वेक्टर अगर इक्वल करके देखें, तो दोनों वेक्टर अगर इक्वल कर दें तो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों के डायगोनल इक्वल होने चाहिए, तो ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, या तो मैं बोलूँ रेक्टेंगल या फिर मैं बोलूँ स्क्वायर। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं पैरेललोग्राम। ये ए वेक्टर बन गया, मान लो ये बी वेक्टर बन गया, तो ये ए के पैरेलल ए और बी के पैरेलल ये बी। इसमें देखूंगा तो ये वाला वेक्टर ये ए प्लस बी बन जाएगा, और ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये ए माइनस बी, और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल भी हो जाएगी, ए माइनस बी, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल इन पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम तो है इन, क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल के दोनों जो साइड्स, दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके अंदर अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, एंगल बिटवीन साइड्स, एंगल बिटवीन साइड्स जो होता है वो थीटा 90 डिग्री होता है। और जो रेक्टेंगल की साइड, पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं वही तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमें अच्छे फील देके जा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे वेक्टर्स रखे हुए होंगे। यहाँ से भी हमें पता तो चल गया था कि 90 डिग्री है, यानी कि एक वेक्टर अगर इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, परपेंडिकुलर तो होगा। बट यहाँ से हम रिवर्स चल रहे हैं कि पैरेललोग्राम बनाया, हमें वो पैरेललोग्राम ढूंढना है जिसके डायगोनल इक्वल हो, वो होता है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए इक्वल टू बी तो दे नहीं रखा मैग्नीट्यूड में कि हम उसको स्क्वायर बना दें, लेकिन रेक्टेंगल में भी डायगोनल तो इक्वल ही होते हैं, तो हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो एक स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है क्या यार, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो खुद से, मैं तुम्हें आगे इसके बताता हूँ किस तरीके से होगा। इसमें बोला कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इसको देखो बिल्कुल ही सही तरीके से करेंगे ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ए प्लस बी और ए माइनस बी के रिजल्टेंट तो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखे हैं कि ए प्लस बी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये दे रखा है कि भाई किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो एक बार तो खुद से ट्राई करो, क्योंकि हमने ए प्लस बी और ए प्लस बी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ये सब कर रखा है, तो सेम तुम्हें माइनस के लिए करना है। और फिर मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको रिपीट करना। अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि आर बनेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, ए बी और ए प्लस बी तीनों एक ट्राइंगल की साइड्स है, और हमने देखा था कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ए प्लस बी का डायरेक्ट तो एडिशन इस ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा बिल्कुल, और अगर इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो तीसरी से छोटा आना चाहिए, यानी कि ए माइनस बी का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से कम आना चाहिए। तो वही आ रहा है ए प्लस बी जो है बोल रखा है उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वलिटी होल्ड करती है जब दोनों पैरेलल होते हैं, तो दोनों ऐड होकर के ए प्लस बी के बराबर बन जाते हैं। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, जब मैं सब वो करता हूँ ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू जब करता हूँ, तो मिनिमम एक ए इधर तो बी इधर, तो ये बन जाता है ए माइनस बी, या फिर बोलूँ बी माइनस ए, जो भी बड़ा होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का भी मैग्नीट्यूड दे रखा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए प्लस बी का मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोल रखा है कि कम इससे हमेशा बड़ा होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही मिनिमम होता है, तो इससे तो हमेशा बड़ा होगा, इक्वल होगा। और इक्वल कब होगा? जब वो दोनों अपोजिट होंगे। तो बी भी सही है, ये हमने वैसे ही कैलकुलेट करा था। ठीक है, तो ए प्लस बी बी एंड ए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की साइड्स में दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। तो ए प्लस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो इनके एडिशन से ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड से तो छोटा या इक्वल होगा, और उनके ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या उसके इक्वल होगा। तो ए और बी करेक्ट हैं। सिमिलरली अगर ए और बी यही वेक्टर्स हैं, और ए माइनस बी अगर मैं देखूंगा तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, ये अगर बी था तो माइनस बी कुछ ऐसा बनेगा ना दोस्त, ध्यान से देखना, ए और माइनस बी बनेगा ऐसा। माइनस बी बी के जस्ट अपोजिट होगा, माइनस बी बी के जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट जो होगा वो भी आएगा तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही। इस बार ये रिजल्टेंट बनेगा जो कि बनेगा ए वेक्टर और माइनस बी का रिजल्टेंट, ये माइनस बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर था। इनका रिजल्टेंट भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं, तीनों फिर से साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ही तो हैं, ऑफ ए ट्राइंगल। अभी फिर से ट्राइंगल की साइड्स ही हैं। अगर ये ट्राइंगल की साइड्स ही हैं तो फिर से मैं बोल सकता हूं कि जो एक साइड होगी कोई भी, उसको वो कोई भी साइड में ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, वो बाकी दो के सम ए और बी, भाई मैग्नीट्यूड तो बी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी ही है ना, और ए का मैग्नीट्यूड भी, ए का मैग्नीट्यूड तो ए है ही, तो बी का मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा और माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी होगा। तो ये ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी डायरेक्ट जो है उससे तो कम रहेगा, और जो ए माइनस बी आएगा या फिर बी माइनस ए, उसका मैग्नीट्यूड आएगा डायरेक्ट उससे ज़्यादा रहेगा। अब ये होगा क्या, अगर दोनों पैरेलल होंगे, ए और बी अगर पैरेलल हुए तो ए और माइनस बी एंटी पैरेलल हो जाएंगे। जिस समय ए प्लस बी मैक्सिमम होगा उस समय ए माइनस बी मिनिमम होगा। समझ में आ गई क्या बात? और अगर ए और बी एंटी पैरेलल हुए तो ए और माइनस बी पैरेलल हो जाएंगे। फिर जब ए और बी जिस समय मिनिमम होंगे उस समय ए और माइनस बी मैक्सिमम हो जाएंगे। सिमिलर वाली कहानी चलनी है। हमें माइनस बी एक नया वेक्टर मान लेना और बनेगा तो ट्राइंगल ही, तो वही ट्राइंगल के दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा और उनका डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। तो उसके हिसाब से बी और सी, जो सी और डी रिजल्ट्स हैं, ये भी बिल्कुल सही होंगे। ध्यान से देख लो, या फिर रिजल्टेंट के फॉर्मूले से कर सकते हो। ए प्लस बी का तो हमने कर ही रखा है, ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, माइनस 2ab कोस थीटा। जिस समय कोस थीटा -1 होगा तो उस समय तो मैक्सिमम मिलेगा तुम्हें ए माइनस बी का वैल्यू, और जिस समय कोस थीटा +1 होगा उस समय वो मिनिमम मिल जाएगा, क्योंकि जब +1 होगा ये +1 होगा तो ये माइनस होगा तो ये मिनिमम होगा, और अगर कोस थीटा -1 होगा तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस बन जाएगा तो ये मैक्सिमम बन जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं ना नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर। इसको क्वेश्चन को लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और खुद से ट्राई करो, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज आर। दो वेक्टर हैं पी और क्यू, उनका रिजल्टेंट आर है। उनको डायरेक्शन रिवर्स कर दें क्यू की, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो उसका रिजल्टेंट एस बन जाता है।
ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो माइनस क्यू वेक्टर दूसरा होगा, अलग वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ अलग बनेगा। यानी कि एक तरीके से नेगेटिव वेक्टर का एडिशन, यानी कि दूसरा डायगोनल, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल इनका एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। तो दोनों डायगोनल्स, एक आर है एक क्यू है, तो बोल रखा है कि आर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को 2p² प्लस q² के इक्वल प्रूव करो। ध्यान से सुनो, मान लो ये p वेक्टर था और ये q वेक्टर था, तो ये माइनस q वेक्टर होगा सबसे पहली बात तो, इसके जस्ट अपोजिट। तो a प्लस बी तो बनेगा, वो तो इनके बीच का ये बन जाएगा p प्लस q, तो और p माइनस q, p और माइनस q का रिजल्टेंट इधर बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात? इसमें कोई समस्या ही नहीं है। इसको तो बोल रखा है हमने r और इसको बोल रखा है s। तो r तो जो बनेगा एडिशन का रिजल्टेंट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, ये बनेगा। और जो s बनेगा वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट बनेगा बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा, बस माइनस आ जाता है सब्ट्रैक्शन में, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है। अब दोनों को स्क्वायर कर दो तो एक तरीके से बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का एडिशन करना है हमें, तो r² को लिखा जा सकता है a² प्लस b², a की जगह p और q दे रखे हैं इसमें, तो ये p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा, और s² को लिखा जा सकता है p² प्लस q² माइनस 2pq कोस थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, देखो रिजल्ट सीधा सीधा ही बन जाएगा। ऐड करेंगे तो इसमें से तो ये कट जाएगा, प्लस वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे r² प्लस s² आ गया, ये बन जाएगा p² प्लस p² 2p², q² प्लस q² 2q²। तो ये r² प्लस s², देखो 2 टाइम्स p² प्लस q²। अगर हमने थ्योरी ढंग से पढ़ी है और जो कि हमने बहुत अच्छे से कवर करी है, अगर तुमने पूरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें एक भी डाउट रहा होगा और एक भी अप्रोच तुम्हें कमी फील होगी। हर एक अप्रोच तुम अपने आप से सोच पाओगे अगर तुमने प्रॉपर तरीके से सारे लेक्चर प्रीवियस करे होंगे तो, है ना। मैंने एक एक बेसिक से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करके पूरा वेक्टर तुम्हें कनेक्ट करके सिखाया है कि ये कोई नई चीज नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नए तरीके से देखने का ये एक तरीका है, ठीक है। तो चलो, ये 2p² प्लस q² आ गया r² प्लस s² के इक्वल। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी करे थे हमने, वही ट्राइंगल वाला ही जो अभी ऊपर हमने प्रूव करा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम ही होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कांट गिव जीरो रिजल्टेंट होने के लिए, सबसे पहली बात, अगर जीरो रिजल्टेंट देना है, जीरो रिजल्टेंट देने के लिए एक क्लोज ट्राइंगल बनना चाहिए। क्लोज ट्राइंगल एक जीरो रिजल्टेंट देता है, यानी कि तीसरी साइड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कोई भी साइड जो है, कोई भी एक साइड बाकी दो के सम से छोटी या इक्वल और उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हुआ तो वो एक क्लोज ट्राइंगल बना सकते हैं और वो तुम्हें जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। एक ट्राइंगल बनेगा, अगर वो क्लोज तरीके से अरेंज हुए, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा बस, फिर भी हमेशा नहीं देंगे फिर भी, बट हाँ दे सकते हैं अगर इस तरीके से अरेंज करें तीनों वेक्टर्स को। तो जहाँ से चले थे वहाँ से इधर गए, वापस वहीं लौट के आगे, रिजल्टेंट जीरो, कोई ओपन हेड या ओपन टेल है ही नहीं। तो पहले में देखें, पहले में जो 3, 4 और 5 दे रखा है, 3 और 4 का सम देख लें। 3 + 4 जो लगेगा वो 7 आएगा, और 3 - 4 जो लगेगा वो 4 - 3 कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ही तो देखना है। 4 - 3 आएगा 1। तुम्हारी जो तीसरी साइड है वो 5 है, समझ में आ गई क्या बात? तीसरी साइड है वो 5 है। 3 + 4, ध्यान से देखो इस चीज को, 3 + 4 जो है वो 7 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, एक पेयर तो वैलिड हो रहा है। दूसरा, अगर 3 + 5 करता हूँ, दूसरे पेयर को देखता हूँ, तो वो बन रहा है कितना, 3 + 4 8, वो बाकी बची हुई तीसरी साइड 4 से बड़ा है, ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें 3 साइड है, हमें तीनों पेयर देखने। कोई भी दो का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन लगेगी तब जाकर के वैलिड होगा। और पहले इन दोनों का सम करा, फिर इन दोनों का सम करा, अब इन दोनों का 4 + 5 करके देखते हैं। 4 + 5 जो बन रहा है वो 9 बन रहा है, जो कि 3 से बड़ा है, ये बिल्कुल दे देगा। कैन गिव जीरो रिजल्टेंट बिकॉज इट कैन फॉर्म एक क्लोज्ड ट्राइंगल। ये क्लोज ट्राइंगल बना सकता है, अगर ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग अगर फोर्स लगाया जाए तो ये जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। बी में देखा जाए तो बी की वैल्यूज जो हैं 4, 5 और 7। सबसे पहले देखो, अगर हमें इस कंडीशन को फेल करवाना है तो सबसे छोटी वैल्यूज को ऐड करो,
वो सबसे छोटी वैल्यू बाकी बड़ी तीसरी वैल्यू से बड़ी हो जानी चाहिए। अगर वो कंडीशन बन गई तो बाकी तो जिसमें बड़ी वैल्यू ऐड होगी तब तो हो ही जाएगा। जैसे 4 और 5 है, ये 7 है, 4 और 5 का सम अगर 7 से बड़ा हुआ, फिर जब 7 किसी के साथ ऐड होगा तो वो तो फिर उस दूसरी क्वांटिटी तीसरी से हमेशा बड़ा होगा ही होगा, तो वो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है अगर 3 ही है तो हम इसमें चेक करें 4 और 5 छोटे थे तो 4 + 5 जो देखा 9 ग्रेटर देन 7 है, तो ये कंडीशन बाकी दो भी वैलिड हो जाएंगी। जैसे 4 5 + 7 देखूंगा तो ये बन जाएगा 12 जो कि ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 9, सॉरी ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। और जो 4 + 7 देखूंगा तो ये 11 जो कि ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये भी इट कैन ऑल्सो गिव जीरो रिजल्टेंट। सी अगर मैं बात करूंगा तो सी में देखो 10 + 20 ये होता है 30, बट दिस इज नॉट ग्रेटर देन 50। भाई दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। इसमें छोटी वाली दो ऐड करी, ये बड़ी 50 से बड़ी है ही नहीं, इन दोनों का सम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 50 एक तरफ आ गया, तो 20 और 10 मिलकर के भी उसको जीरो नहीं बना पाएंगे। पूरा अपोज कर लेंगे, पूरी कैपेसिटी के साथ में उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, तो भी उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा। इसका रिजल्टेंट जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी जीरो। इसलिए ये कैन नॉट बी जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकता। डी में चेक करें तो डी में चेक करेंगे तो छोटे वाले का देख लेते हैं। दो छोटे कौन से हैं, 10 और 3 छोटे हैं जो कि 12 से छोटे हैं। तो 10 + 3 13 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। 10 + 3 जो कि 13 ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। तो फिर इस केस में जो होगा वो रिजल्टेंट जीरो कैन बी जीरो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, ये हो सकता है। तो आंसर सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ और सिर्फ बनेगा सी ऑप्शन। अब मैंने ये बात बोली थी कि हमें तीनों पेयर चेक करने हैं और तीनों में से दो छोटे वाले का सम तीसरे बड़े से बड़ा हो गया तो वो वैलिड हो जाता है। तो वो यहाँ पे बात खा सकते थे तुम अगर इन दो को जोड़ करते 50 + 20 70, 70 तो 10 से बड़ा है। तुम एक बार चेक करते तो हो सकता है तुम इस तरीके से चेक कर लेते तो तुम गलत आंसर लगा देते। तीनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा और बाकी दोनों का सम इससे बड़ा, तब जाकर तीनों अगर सेटिस्फाई हो रही है तब जाकर के वो क्लोज ट्रायंगल बन पाएगा। तो इन दोनों का सम इससे बड़ा नहीं हो पा रहा था, ये एक कंडीशन फेल हो गई थी तो पूरा ट्रायंगल फेल हो गया, क्लोज ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्लियर है क्या यार? ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो सी इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा यार, ध्यान से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये भी वैसा ही है, इसमें 4 वेक्टर दे दिया हमें 5 3 4 13 और ये अलग अलग मैग्नीट्यूड दे दिया। बोला कि कौन सा रिजल्टेंट जीरो दे सकता है, ए बी -C और डी। देखो -C को एक नया वेक्टर मान लेंगे, बट होना तो एडिशन की तरह ही है ना, ट्राइंगल के एडिशन की, और वो एंगल तो एडजस्ट हो ही सकता है। तो माइनस करो चाहे प्लस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मैग्नीट्यूड ये दे रखे हैं। अब वो एंगल के हिसाब से हो सकता है सब्ट्रैक्शन उनके एडिशन से भी ज़्यादा आ जाए। अगर ऑब्टूज एंगल हुआ तो इनका एडिशन तो ये बनेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये रिजल्टेंट और बड़ा बनेगा। तो अगर ऑब्टूज एंगल होता है तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्लोज ट्राइंगल बनना चाहिए, चाहे -C वेक्टर के साथ बने चाहे C वेक्टर के साथ में। अब यहाँ पे 4 वेक्टर रहते हैं, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा यहाँ पे। अब क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या देखें, क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ना देखो, तुम सीधा ये देख लो कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्स लग रहे हैं, मान लो F1 F2 F3 F4, अगर F नेट जीरो होना है और F नेट को जीरो होना है तो देखो F1 F2 का एक साथ दो के पेयर बना सकता हूँ, F1 F2 का एक रिजल्टेंट, F3 F4 का एक रिजल्टेंट। तो इधर तो मान लो ये हो गया F1 + F2 का रिजल्टेंट आ गया और इधर F3 और F4 का रिजल्टेंट। अगर ये दो रिजल्टेंट भी F1 + F2 का रिजल्टेंट और F3 + F4 का रिजल्टेंट भी अगर ये जीरो बन गया तो भी तो नेट जीरो ही बनेगा ना यार। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये देख सकते हैं कि दो के पेयर बना के देख ले, क्या दो के पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं कि नहीं। चाहे इन दोनों के पेयर बना लूं, चाहे इन दोनों के ये दो पेयर बना लूं, अगर ये पेयर इस पेयर को कैंसिल आउट कर देगा तो भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अगर इन दोनों का पेयर इन दोनों के पेयर को कैंसिल आउट कर देगा तो भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो बस वही देखना है कि उन दोनों के पेयर क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या। कैसे चेक करेंगे, पहला मैं करके बताता हूँ, आगे के पार्ट तुम खुद से चेक करना। मैं ए और बी देख लेता हूँ, पहले ए और बी देख लेता हूँ। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो सकता है उसकी रेंज क्या होगी, वो रेंज हो सकती है लोएस्ट क्या हो सकता है A + B, इन दोनों का रिजल्टेंट लोएस्ट क्या हो सकता है 5 - 3। ये जो हो सकता है ये 5 - 3 यानी कि 2 से लेकर के
एक तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, 5 - 3 से 5 + 3 तक हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से लेकर के 8 तक, a + b और a - b 2 से 8 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अगला वेक्टर है माइनस का c वेक्टर और d वेक्टर, इनका रिजल्टेंट c माइनस का c और d, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है 4 और 13। 4 और 13 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 13 + 4 17 और मिनिमम हो सकते हैं 13 - 4 9। ये रेंज आएगा 9 से लेकर के कितने तक? 13 + 4 17। अब देखो ये दोनों मिलकर के मैक्सिमम 8 बना सकते हैं, तो ये दोनों मिलकर के मान लो इधर 8 हो गए, और अगर ये पीछे भी हुआ तो ये 9 होगा ना, तो 9 इस 8 को बैलेंस कैसे ही कर सकता है? 9 तो बच जाएगा हमेशा, एक तो कुछ ना कुछ बचेगा ही। तो क्योंकि ये इनमें कोई भी ओवरलैपिंग वैल्यूज नहीं है, नो ओवरलैपिंग वैल्यूज, इन जो रेंजेस में नो ओवरलैपिंग या फिर कॉमन वैल्यूज, दिस कांट गिव जीरो रिजल्टेंट। समझ पाए क्या यार? भाई ये दोनों मैक्सिमम 8 हो सकते हैं और ये मिनिमम ही 9 है, इन दोनों का रिजल्टेंट मिनिमम ही 9 बनेगा। तो 9 8 को अगर ये मैक्सिमम भी हुआ अपोज करने को और ये मिनिमम भी हुआ तो भी वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे, और ये 9 से ज्यादा हुआ 8 से कम हुआ तो फिर तो कैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। तो बस यही चीज देखनी है, अगर ओवरलैपिंग हो रही है दोनों की तब किसी ना किसी एंगल की वैल्यूज पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे बी देखा हमने, बी में a + b वेक्टर देखा, बी पार्ट में a वेक्टर और b वेक्टर 2√2 + 2 और 2√2 - 2 है, तो ये बन जाएगा 2√2 - 2 से लेकर के 2√2 + 2 तक एक और b है, और -c + d का जो मैग्नीट्यूड बन जा सकता है वो कहाँ से कहाँ तक? c और d में देख लें, ये 2 और 5 का डिफरेंस 3 है और एडिशन है 7, तो ये 3 से 7। इनकी बात करूंगा ना तो 2√2 - 2 ये और 2√2 + 2 ये रेंज जो है वो ये तो बन जाएगा 2√2 2 × 1.4 + 2, यानी कि ये 2.8 एक तरीके से है ना, 2.8 + 2 6.8, और ये 2.8 - 2 0.8, और ये 0.8 से 6.8 में 3 का रेंज आ जाएगा, 3 से 5 6 तक का। तो ये इसमें ओवरलैपिंग वैल्यूज होगी, ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये कैन गिव जीरो रिजल्टेंट हो सकता है। जिस समय ये दोनों मिलकर के किसी जगह 4 बन रहे हो, इनका भी 4 बन रहा हो लेकिन अपोजिट बन रहे हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके से चेक करेंगे। अगला पार्ट और चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। अगला नेक्स्ट क्या है? सी पार्ट। सी पार्ट में अगर देखेंगे तो a + b का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, सी पार्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2√2 वही सेम ही है, तो ये 2√2 - 2 से लेकर के 2√2 + 2 जो कि मैक्सिमम 6 जाएगा, और -c + d का अगर तुम रिजल्टेंट देखोगे तो -c + d जो बनेगा वो 2 से 10, तो ये 10 - 2 8 से लेकर के ये 12 तक, और 6 और 8 में तो काफी डिफरेंस है, तो ये नो ओवरलैपिंग क्या बन जाएगा? नो ओवरलैपिंग। तो ये रिजल्टेंट 0 नहीं दे सकता, ये आंसर नहीं होगा। सिर्फ फिर डी में देख लेंगे, है ना। डी में क्या बताएगा कि जो a वेक्टर + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हो सकता है कितना? 5 + 4 और 5 - 4 1 से लेकर 9 तक जा सकता है, और -c + d का जो रिजल्टेंट है बेटा वो जा सकता है c और d के मैग्नीट्यूड हैं कितने? 3 और 8, तो 8 - 3 5 से लेकर के 8 + 3 11 तक। इसमें वापस से ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ से कहाँ तक हो रही है? 5 से लेकर 9 तक इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, और ये कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। तो आंसर जो बनेगा, आंसर इसमें बन जाएगा कौन कौन सा बेटा? बी में आया था और डी में आया था, बी और डी ये 2 ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं, यही आंसर गिवन थे। ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट हो तो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन जी एडवांस 2017 में आया है, कोई बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, और बिल्कुल प्रॉपर वेक्टर का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, लिख लो और करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, और मैं तुम्हें सॉल्यूशन समझाता हूँ और तुम वापस आके चेक करना। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तुम कर सकते हो, तो ट्राई करो। इसमें रिजल्टेंट लिख के कोशिश करो कि रिजल्टेंट लिख के तुम कुछ बना सकते हो क्या। ट्राइंगल लॉ लगाना, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है, ट्राइंगल लॉ ग्राफिकल मेथड से ही करना, कुछ ट्राइंगल बना करके कौन किसका रिजल्टेंट है, कौन किसका रिजल्टेंट है। तो अगर तुमने ट्राई कर लिया अपनी तरफ से तो फिर देखो P Q R 3 वेक्टर्स हैं, P S और Q ये 3 वेक्टर, और ये एक R वेक्टर है, P से Q तक ये R वेक्टर है, और S भी एनी पॉइंट, ये S इनके बीच का कोई पॉइंट है, जिस इस तरीके से है कि जो P से S तक का जो वेक्टर है ये इस R वेक्टर का B टाइम्स है,
आर यहाँ से यहाँ तक कि जो आर का मैग्नीट्यूड है उसको बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मैग्नीट्यूड आ जाता है, और इसी डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर लिखूंगा तो बी का आर टाइम्स लिखा जा सकता है इस वेक्टर को। तो बोला कि पी और एस जो है यहाँ तक की डिस्टेंस बी इंटू आर का मैग्नीट्यूड है, तो जनरल रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड एस होगा कौन सा होगा, ये इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो हमें बताना है। एस पी और क्यू में रिजल्टेंट निकालना है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए एस और ये कौन सा एस पी और क्यू, इन तीनों का रिजल्ट निकालना है। एस पी और क्यू का रिजल्टेंट हम इससे और इससे निकाल सकते हैं। एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रायंगल बनेगा। 3 ट्रायंगल से हम इक्वेशन लिख कर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पी एस वेक्टर है, पी एस वेक्टर बी इंटू आर वेक्टर सीधे लिखा है, बी इंटू पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इंटू आर वेक्टर है। पी एस वेक्टर, क्योंकि पी एस वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन, पी एस का डायरेक्शन भी किसकी डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन में ही है। पी एस भी इसी डायरेक्शन में है और आर भी इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड उसका बी टाइम्स है ही आर के। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि जो पी एस वेक्टर होगा वो बी टाइम्स आर वेक्टर सीधा ही होगा, मैग्नीट्यूड ही नहीं, वेक्टर भी इसी तरीके से रिलेटेड है। ये क्लियर है क्या यार? तो पी एस जो होगा वो बी टाइम्स आर वेक्टर होगा। तो जो एस क्यू बनेगा, एस क्यू वेक्टर मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा अगर ये आर वेक्टर था उसमें से ये अगर बी इंटू आर वेक्टर है तो बचा हुआ क्या बन गया, आर में से बी इंटू आर माइनस कर दूंगा तो ये इतना पार्ट बन जाएगा। तो एस वेक्टर को मैं आर माइनस पी एस लिख सकता हूँ, या फिर बोलूँ कि आर माइनस बी इंटू आर, या फिर एस क्यू वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर 1 माइनस बी। क्लियर है क्या? ये एस क्यू वेक्टर बन गया, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब हम इनको यूज करके और ट्राइंगल रूल लगाते हैं उनका रिजल्ट में। इस ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ कि जो पी वेक्टर होगा और पी एस वेक्टर होगा ये एस के बराबर होगा। पी प्लस पी एस वेक्टर ये एस वेक्टर के बराबर होगा। हो सकता है कोई सा काम आ जाए अपने, सिंस ये है। अगला रिजल्ट मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर होगा। एस वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर इक्वल टू कौन सा, क्यू वेक्टर होगा। तीसरा रिजल्ट मैं ये बड़े ट्रायंगल से लिख सकता हूँ कि पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर होगा। क्या बनेगा, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर। अब हमें रिजल्ट निकालो, रिजल्ट किस किस में निकालना है, पी एस क्यू में निकालना है। पी एस क्यू में देखो, यहाँ पे देखो पी और आर और क्यू, पी और क्यू तो आ रहे हैं, बट हम आर को एस के अगर उसमें रिजल्ट में लिख पाए तब तो काम हो ही जाएगा। अगर आर को हम एस के फॉर्मेट में लिख पाए तो फिर तो काम बन जाएगा। इस रिजल्ट से देखो ये एस क्यू बन रहा है जो यहाँ पे हमें मिला था, यहाँ से हमें कुछ लिंक मिल सकता है, और क्यू भी है यहाँ पे, और एस हम निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कुछ तो बन ही सकता है, लेकिन एस क्यू को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं हम जरूर। तो एस क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये बन जाएगा एस वेक्टर प्लस एस क्यू की जगह रख दिया आर वेक्टर 1 माइनस बी इक्वल टू क्यू वेक्टर। तो जो एस वेक्टर बनेगा वो लिखा जा सकता है क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर इंटू 1 माइनस बी। अब देखो यहाँ से जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से आर वेक्टर को ये लिखा जा सकता है क्यू माइनस पी, और आर वेक्टर को अगर मैं यहाँ से क्यू माइनस पी रख दूंगा तो पी क्यू एस में रिजल्ट सीधा सीधा बन गया, फिर कोई अननोन बचा ही नहीं और इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा एस वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस आर की जगह रख दिया क्यू माइनस पी इंटू 1 माइनस बी। अब देख लो, इसको सोल्व कर लो। एस वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा क्यू वेक्टर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का क्यू वेक्टर, एक तरीके से 1 माइनस बी, फिर माइनस माइनस प्लस पी वेक्टर और 1 माइनस बी। इसको लिखो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू बी प्लस 1 माइनस बी पी। तो ये देखो क्यू से माइनस क्यू कट गया, और ये जो एस वेक्टर था उसका रिजल्टेंट बन गया ये क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर इंटू बी प्लस 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर। कोई समस्या है क्या यार? ये फाइनल रिजल्ट बन गया। हमें कुछ नहीं देखना, बस इसने ज्योमेट्री थोड़ी सी ऐसी बना रखी थी हमें कि चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, सीधे नहीं दिखेंगी, तो वो रिजल्ट थोड़ा अजीब सा बना रखा था बी वगैरह इंक्लूड करके, बट इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर हम रिजल्ट लिख लेंगे तो हमें अपने आप रास्ता दिख जाएगा कौन से में मैच कर रहा है, 1 माइनस बी पी के साथ में, 1 माइनस बी पी के साथ में, और क्यू बी के साथ में। सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन देख लो, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन एक और। अभी तक तो हम सिंपल उसके क्वेश्चंस कर रहे थे, ज्योमेट्री वगैरह से सोल्व कर रहे थे, अब उसके एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे वाले एप्लीकेशन जो प्रॉपर ज्योमेट्री में यूज होते हैं,
जैसे वो वाले कि सर्कल का जो डायगोनल होता है वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ये वाला। दूसरा हम कि जो तुमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये एम रेशियो एन के अंदर डिवाइड करता है, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो कौन सा पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड करे उसका लोकेशन निकालना। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये ज्योमेट्री की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, तो कोई वेक्टर फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब एप्लीकेशंस हम सीखेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होंगे, है ना। फिर उससे अगले लेक्चर्स में हम उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो यही होगा। अभी का जो पहला एप्लीकेशन है इसका कि इक्विलिब्रियम, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो जब नेट फोर्स जीरो होता है उस ऑब्जेक्ट पे, तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो और नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। अब नेट फोर्स, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नेट फोर्स निकालना तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करना हो गया। भाई बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा? सभी का वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का ये वो है एप्लीकेशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, बस ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट पे ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। तो नेट फोर्स जो भी लिखा जाएगा वो सभी का वेक्टर एडिशन, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, और इस तरीके से मैं पूरा वेक्टर एडिशन कर सकता हूँ जितने भी हैं, और इसको जीरो वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? जीरो वेक्टर के। जनरली जीरो भी लिख दिया जाता है सीधे ही कि वो जीरो ही है, वेक्टर साइन नहीं लगाया जाता, बट वो हाँ जीरो वेक्टर होता ही है। तो जीरो वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जीरो होना चाहिए। अब कोई भी वेक्टर रिजल्टेंट बनेगा तो एक तरीके से एफ नेट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? एफ नेट एक्स डायरेक्शन का, एफ नेट एक्स डायरेक्शन का आई कैप प्लस एफ नेट वाई डायरेक्शन का जे कैप में, एफ नेट जेड डायरेक्शन का के कैप में, और ये जीरो होना चाहिए। भाई एफ नेट क्या होगा? एक्स वाई जेड के इंडिविजुअल नेट निकाल लेंगे, उनको आई कैप जे कैप के कैप में रखेंगे, इक्वल टू जीरो। अब कोई भी वेक्टर जीरो कब होता है? जीरो वेक्टर कंडीशन देखिए, जब आई जे और के तीनों कोफिशिएंट अगर जीरो हों तब जाकर के वो रिजल्टेंट जीरो बनता है। तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो। जितने भी फोर्सेज हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम जीरो होना चाहिए, साथ में उनके वाई कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए, साथ में उनके जेड कंपोनेंट का सम भी क्या होना चाहिए दोस्त? जीरो। तीनों एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तब जाकर के रिजल्ट वो इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ ओनली समीशन एफ एक्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन का ही नेट फोर्स जीरो है, देन इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा सिर्फ। अगर वाई जेड में नहीं है तो वाई जेड में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ऐसा बोला जाता है कि एक्स एक्सिस का नेट फोर्स जीरो, तो एक्स एक्सिस में तो कम से कम वो इक्विलिब्रियम में है। टोटल इक्विलिब्रियम में होने के लिए टोटल फोर्स जीरो होना पड़ेगा एक्स वाई जेड तीनों में। तो सेम वाई जेड के लिए भी लिखा जा सकता है कि अगर अकेले एक्स में, अकेले वाई में इक्विलिब्रियम है, वाई में नेट फोर्स जीरो, तो वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम होगा। और अगर अकेले जेड में नेट फोर्स जीरो है, अकेले जेड में अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये जेड एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बस। अब हमें फोर्सेस दे रखे होंगे, रिजल्टेंट उनका जीरो करना है, एक्स में जीरो करना, वाई में करना, जेड में जीरो करना, या फिर वेक्टर एडिशन करके फॉर्मूले से जीरो कर देना, एक ही बात है। पहला ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, उस पर 3 फोर्सेज लग रहे हैं, तो पूछा है इसमें एफ कितना होना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। एम मास है, इस पर 10 न्यूटन इधर लग गया, 10√3 लग गया, एफ फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पे, तो बताओ एफ कितना होगा कि रिजल्टेंट जीरो रहे। ट्राई करने की कोशिश करो, एक्स में नेट जीरो करो, वाई में नेट जीरो करो, और सोल्यूशन फिर मैच करो। इस एफ के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। हम एक्स और वाई में सारे फोर्स रिजोल्व कर लेंगे, ये ऑलरेडी एक्स में है, ये ऑलरेडी वाई में है, तो जो नहीं है उसको रिजोल्व करेंगे, तो ये एफ साइन 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि इधर 60 है, सामने की तरफ साइन 60 बनता है, और जिधर को एंगल होता है उधर कोस बनता है, तो ये एफ कोस 60 डिग्री। अब इसको हटा देंगे क्योंकि हमने वो देख लिया। समीशन एफ एक्स जीरो करना है, अगर कॉम्पोनेंट कर लिए तो रिजल्टेंट सॉरी नेट को हटा देंगे। एक्स में जीरो करने के लिए जो प्लस एक्स में है 10, वो माइनस एक्स के एफ कोस 60 डिग्री बराबर होना चाहिए, यानी कि जो एफ होगा कोस 60 हाफ होता है, तो ये बन जाएगा 20 न्यूटन। समझ में आ गई बात? कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, ये 20 न्यूटन आएगा। वाई एक्सिस से भी कर सकते थे हम, वाई एक्सिस से भी करते तो हम क्या बनते कि प्लस वाई का फोर्स एफ साइन 60 डिग्री वो इक्वल होना चाहिए माइनस वाई के 10√3 के साइन 60 √3/2 होता है, √3 कट जाएगा, एफ आ जाएगा 20 न्यूटन। क्लियर है? कहीं से देख लो आंसर तो एफ का वही आना चाहिए, 20 न्यूटन ही आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गिवन बॉडी इन इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट गिवन है, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सवाल होता है। सबसे पहले तो दो फोर्सेज लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट देखो, दो फोर्सेज लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट देखो, ये किधर लग रहा है, ये किधर लग रहे हैं, इनको एक साथ रख के देख लेता हूँ। ये दो फोर्सेज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल दिख रहा है। देखो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं वो याद हो तो। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के रिजल्ट वेक्टर्स हैं और दोनों कितने पे लग रहे हैं, 120 डिग्री पे लग रहे हैं, 120 डिग्री पे, 60 डिग्री के बाद में। और ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इनमें दोनों साइड्स इक्वल भी हैं। तो जब दो वेक्टर इक्वल एंगल, इक्वल मैग्नीट्यूड के और 120 डिग्री पे लग रहे हों तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो उनके बराबर ही आता है। ये रिजल्टेंट इनका, ये रिजल्टेंट बनेगा 2 इंटू 10 इंटू कोस थीटा बाई 2, कोस 120 डिग्री बाई 2 और कोस 60 डिग्री होता है हाफ, तो हाफ से हाफ कट गया, 10 न्यूटन ही बनेगा। यानी कि इस एम ब्लॉक पे मैं बोल सकता हूँ कि अभी फिलहाल इस पे इधर की तरफ एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि यहाँ से 60 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि टोटल दोनों के बीच में 120 है तो दोनों तरफ से 60-60 होगा। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए बोला कि मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। मिनिमम हमें इतना लगाना पड़ेगा कि इसके जस्ट पीछे की तरफ लगा दूं, और ये मान लो एफ एक्स्ट्रा हमें लगाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो इसके अपोजिट लगाऊंगा तो मिनिमम चाहिए होगा, और अपोजिट लगाऊंगा तो मिनिमम चाहिए होगा, और ये मिनिमम फोर्स जस्ट अपोजिट ही होना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। किसी और में होगा तो केवल उसका कंपोनेंट बैलेंस करेगा तो वो वैल्यू बढ़ेगी, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कम से कम इतनी तो चाहिए, जिधर वो जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दूं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ एक्सटर्नल का, वो इस 10 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। खत्म हो गया सवाल। इस 10 न्यूटन के बराबर जितना लगा है उसका जस्ट अपोजिट इधर लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो हमें मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं ना, चाहो तो लिख सकते हो इस बात को, फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स वी नीड टू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स जस्ट अपोजिट टू रिजल्टेंट फोर्स। अभी जो रिजल्टेंट फोर्स के जस्ट अपोजिट, और उसी में बैलेंस भी हो पाएगा अगर यही फोर्सेज हैं। तो अगर और भी फोर्सेज, जैसे मान लो mg नीचे लग रहा हो इनटू द प्लेन, ऐसा हो कि भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है, mg नीचे लग रहा हो नॉर्मल ऊपर, तो हो सकता है ऊपर भी एक फोर्स लगा दूं तो नॉर्मल कम हो जाए लेकिन वो बैलेंस्ड ही रहे। तो उस केस में फोर्स किसी अलग डायरेक्शन में आएगा तो वो ज्यादा आएगा इससे। कम से कम तो इतना, मतलब कम से कम फोर्स लगाना है। तो जो अभी एक्स्ट्रा फोर्सेज लग रहे हैं ऑलरेडी जो अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट हमें एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देना है। ये क्वेश्चन करो, 3 फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 3 फोर्सेज हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो हमसे ये पूछा है कि साइक्लिक ऑर्डर में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के और साइक्लिक ऑर्डर में लग रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर इन ए ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान सा रिजल्ट है। एक बार अगर तुमने क्लिक कर गया तो तुरंत आंसर आ जाएगा। एक बार खुद से करके ट्राई करो। मैं बताता हूँ तुम्हें इसमें कैच क्या है। कैच है कि साइक्लिक ऑर्डर इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसके अलोंग, साइड्स के अलोंग साइक्लिक ऑर्डर में लग रहे हैं, इक्वल फोर्सेज हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, और इसकी साइड्स के अलोंग ऐसे, ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया, एक वेक्टर, ये तो साइक्लिक वेक्टर बन गया। जहाँ से चलोगे वहीं पे जाओगे, फिर वहीं पे जाओगे, वहीं से जहाँ से चले तो वहीं पे आ गए। 3 फोर्सेज हैं, तीनों साइकिल एक ट्राइंगल बना रहे हैं, साइक्लिक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा यार। इतना ही था ये, बस क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा समझ में नहीं आता एक बार बोलने से, बट हाँ, तीनों साइड्स के अलोंग 3 फोर्सेज लग रहे हैं और साइड्स का लेंथ भी इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो वो इक्वल चाहे कैसा भी हो ट्राइंगल के अलोंग लग रहे हैं और तीनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो एक साइक्लिक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे और क्लोज ट्राइंगल बनेगा, रिजल्टेंट 0 होगा। समझ में आ गई क्या बात। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोला कि 3 बॉय हैं, वो पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली एक बॉक्स को, और 1 इज पुशिंग टुवर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन तुम पढ़ो और खुद से ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि क्या कंडीशन हो सकती है। ये मान लो बॉक्स है, एक बॉय जो है वो किसमें, नॉर्थ में, सॉरी, एक बॉय जो है वो नॉर्थ में लगाना स्टार्ट करता है। ये F1 मान लिया हमने, जो कि दे रखा है कितना, 5√3 न्यूटन। द सेकंड पुशिंग टुवर्ड ईस्ट, बिल्कुल ये दे रखा है ईस्ट में, ठीक है, और कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। द सेकंड इज पुशिंग टुवर्ड ईस्ट एंड थर्ड, अच्छा नहीं, सेकंड बस ये दे रखा है कि ईस्ट में पुश करता है, कितना है वो नहीं पता।
बट बोल रहा कि विद द थर्ड पुशेज विद द 10 न्यूटन, वो तीसरा 10 न्यूटन फोर्स से पुश करता है, लेकिन वो ये नहीं बता रखा किधर करता है। एक वेक्टर बता रखा है कि इधर करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता रखा। तीसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बता रहा है उसकी डायरेक्शन नहीं बता रखी। सबसे पहले देखो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसे बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं इधर आएगा। तीसरा फोर्स अगर बैलेंस करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेकंड बॉय इज अप्लाइंग, ये मैग्नीट्यूड बताना है कितना, इतना बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ये है तो तीसरा फोर्स इसके जस्ट अपोजिट आना चाहिए। सबसे पहली बात तो F3 इधर आना चाहिए। F3 का मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल कुछ थीटा है, हमें ये नहीं पता। F3 का एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा है, ये मान लो एंगल थीटा है। तो इसके कंपोनेंट कर लो, y में तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा। F3 कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है, तो 10 साइन थीटा तो y में आ जाएगा, और 10 कोस थीटा इसका x में आ जाएगा। इधर की तरफ कंपोनेंट आ गया, और ये इसको खुद को हटा दो अगर, क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट ले लिए हैं। तो अब ध्यान से देखो, समीशन fx 0 करना है, पहले y 0 कर लेते तो मुझे लग रहा है सीधा साइन थीटा ही आ जाएगा। समीशन fy 0 कर लेते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है y डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 निकले। y में प्लस y में है 5√3 इक्वल टू माइनस y में है 10 साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से बन जाएगा बेटा √3/2, 5/10 1/2 बन जाएगा, तो √3/2। और अगर साइन थीटा √3/2 है तो कोस थीटा बन जाएगा 1/2, क्योंकि थीटा बनेगा 60 डिग्री। समीशन fx जब मैं 0 करूंगा तो पॉजिटिव x का फोर्स F2 ही है जो हमें निकालना है, और नेगेटिव x का है 10 कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा दिख रहा था इसलिए मैंने पहले वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 10 × 1/2। F2 की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन। कोई समस्या है क्या? क्लियर होगा? तो देख लो यार, ऐसे ही एग्जांपल्स, ऐसे ही जो एप्लीकेशंस हैं हमें बार बार देखनी पड़ेंगी एनएलएम फ्रिक्शन वगैरह में, या फिर ऐसे फोर्सेज के इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो पूरे फिजिक्स में आगे काम आएंगी, हर जगह फोर्सेज होंगे। बाकी और भी जो एप्लीकेशंस होंगे हम इसके और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है। और आज का जो होमवर्क है मैंने बता रखा है भाई, कोचिंग मटेरियल जो भी तुम फॉलो करते हो, किसी भी कोचिंग का, जो भी नेशनल लेवल का ब्रांड हो, उसी का ट्रस्ट वर्दी होगा, एरर्स कम से कम होंगे, इसलिए नेशनल ब्रांड्स का ही लें। तो सेलेक्ट योर सेल्फ, वहाँ से क्वेश्चन खुद से कर लेना, है ना, जिस भी कोचिंग से तुम मटेरियल तुम सोल्व करना चाह रहे हो। HCV का लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वही का वही सेम लेक्चर है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए थे उसमें। मैं चाहता था कि तुम खुद से ट्राई करो, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम खुद से सोच पाओ। अगर सोच, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट हमने कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ी है, चीज़ें वही पढ़ी हैं लेकिन नए तरीके से, तो मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था। तो कुछ क्वेश्चंस जो सब्ट्रैक्शन के थे या फिर इक्विलिब्रियम वगैरह के थे वो तुमसे नहीं हुए होंगे, तो आज जाके उनको ट्राई करना, वो आज तुमसे हो जाएंगे। और हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ी है, तो आज इतना ही होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क की डिस्कशन करेंगे। बाकी इरोडो SBT पाथफाइंडर में इसके होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन है नहीं, वेक्टर की स्पेस भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएंगे उसके हिसाब से मैं इनके होमवर्क तुम्हें देते जाऊंगा। डिस्कशन के लिए तुम माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली अपने डाउट डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क भी वही है, जिन्होंने नहीं किया था वो आगे अब कंप्लीट कर लें। और बाकी जो बुक्स तुम करना चाहते हो वहाँ से भी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। अगर तुमने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो तुम और भी बुक्स हैं, इनमें तुम्हें इनके भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें तो बड़े बड़े पार्ट हैं, 5-5 6-6 पार्ट हैं फिजिक्स के इन बुक्स के। तो तुम यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से ट्राई कर सकते हो, है ना। बाकी ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही होगा यार। कोई डाउट हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स भी तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पूरा फ्री कोर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।